डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री 6th लेसन 5th वीडियो है आपकी। पिछली जो वीडियो हमने देखी थी, समझा, उसमें हमने वो विशेष रूप से गदर आंदोलन के संबंध में जो कामागाटा मारू की घटना थी, विश्व युद्ध और उसके दौरान विद्रोह की जो योजना बनाई क्रांतिकारियों ने, और फिर बंगाली क्रांतिकारी द्वारा जो नेतृत्व किया गया, और उसके बाद जर्मनी व काबुल में उनकी गतिविधियां, विशेष रूप से हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो है तो प्रथम चरण हम पढ़ रहे थे। प्रथम चरण क्या, प्रथम दौर के जो क्रांतिकारी थे, तो उन प्रथम दौर के क्रांतिकारियों का आज मूल्यांकन हम देखेंगे। प्रथम दौर के सभी क्रांतिकारियों के बारे में आपने पढ़ा। तो भारत की मुक्ति आंदोलन का अभिन्न अंग था इनका जो ये आंदोलन था। इन क्रांतिकारियों की तकनीक और तरीके एक जैसे थे, साहसिक योजनाओं के साथ विरोचित थे। विपिन चंद्र का कहना है कि अपने खतरनाक कामों, साहसिक योजनाओं, नपीतुली क्रियाओं और मृत्यु के प्रति निसंगता के कारण उन्होंने राष्ट्र की स्मृति में एक स्थायी जगह बना ली। हालांकि ये असफल था कुल मिलाकर चरण। इसकी असफलता के कई कारण थे, उन कारणों को हम देखेंगे। जनता का सहयोग न मिलना, जनता का थोड़ा बहुत सहयोग तो मिला था, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला ज़्यादातर जनता का, तो उसको सहयोग न मिलना ही कहेंगे। तो ये एक बड़ी और प्रथम कमजोरी इस आंदोलन की थी। साधारण जन अशिक्षा के कारण, साधारण जो लोग थे वो अशिक्षा के कारण पत्र पत्रिका जिसमें राष्ट्र के बलिदान के, त्याग की, क्रांति की जो बातें छपती थी वो नहीं पढ़ पाते थे। तो उनसे ज़्यादा जो है संबंध नहीं बन पाए, उनके संबंध इस कारण से वो नहीं जुड़ पाए, संबंध नहीं बने आम समाज से उनके क्रांतिकारियों का अधिक प्रभाव जो था वो विशेष वो मध्यम वर्ग में ज़्यादा उनका प्रभाव था। लेकिन इन शिक्षित युवकों का किसान मजदूरों से कोई संपर्क नहीं था। किसान मजदूर जो एक बहुत बड़ा तबका था, इनसे भी इनका संपर्क नहीं था। संपर्क नहीं होगा तो सहयोग कैसे मिलेगा। दूसरी ओर इस वर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से का विश्वास शांतिपूर्ण कार्रवाइयों में बना रहा। अमीर वर्ग अपनी चोरी व डकैती की नीतियों से परेशान था, तो अमीर वर्ग भी इनको पसंद नहीं करता था। उल्लेखनीय है कि गदर नेताओं के आह्वान पर विदेशों में प्रवासी भारतीय तो भारत आए, इन्होंने सामान्य जनता का सहयोग नहीं मिला। प्रवासी आए लेकिन सहयोग नहीं मिला। तो ये आपका पहला बिंदु है। दूसरा है क्रांतिकारियों की आर्थिक स्थिति। क्रांतिकारियों की आर्थिक स्थिति, कोई भी काम अगर हम करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी जब भी होता था, तो अर्थ धन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो ज़्यादातर सामान्य परिवारों से थे, बहुत धनाढ़ वो लोग नहीं थे, तो धन का उनके पास कमी थी। घर से बहुत खर्च करने की स्थिति में वो नहीं थे, घर को त्याग कर आए थे साथ में ही। तो घर वालों को तो उनको बल्कि सहायता करनी थी, तो घर वाले भी ज़्यादा इनका सहयोग करने की स्थिति में नहीं थे। जबकि इनका जो ये रास्ता था ये महंगा था, हर चीज़ पे खर्च होता है, चाहे हथियार था, बारूद था, बम था, आपका हर चीज़ पर खर्च होगा। उनको खरीदना है या आपको बनाना है, तो इन सब चीज़ों पर खर्च बहुत बड़ा आता था। तो ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो आर्थिक समस्याओं से वो लगातार जूझते रहे। इसके समाधान के लिए आखिर में उन्होंने चोरी डकैती, विशेष रूप से सरकारी खजानों की ही चोरी डकैती करते थे, लूटमार, इस सारे से जब ये सब काम हुए तो इनकी स्थिति भी जो है, स्थिति या छवि जो है वो थोड़ी ही आम जन में खराब इससे होती है और सहयोग कम मिलता है।
केंद्रीय संगठन का अभाव, केंद्रीय संगठन का अभाव। तो केंद्रीय संगठन तो था ही नहीं। दिशा निर्देश जो देश के दिशा निर्देश देने वाली कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो सबको संभाल सके, एक झंडे के नीचे लेके आ सके। तो अलग अलग ढंग से सब काम करते थे। तो इसके कारण से कई बार इनके बीच में मतभेद भी हो जाते थे। मतभेद होने की जब हो जाते थे तो संगठनात्मक कमजोरी के कारण कोई न कोई विश्वासघाती भी उत्पन्न हो जाता था। तो वो सारे जो है जो है योजना को जो है बताकर सरकार के साथ मिलकर योजना को चौपट कर देता था। उससे आंदोलन को जब गिरफ्तारी होती, मुकदमेबाजी होती, जब योजना पता लग जाती सरकार को, गिरफ्तारी होती, मुकदमेबाजी होती, तो सारा आंदोलन जो है उससे कमज़ोर पड़ जाता था एक बार। तो गदर आंदोलन में भी संगठन की कमजोरी का हमने भी देखी थी, पढ़ा था तो काफ़ी झलकती थी। समन्वय कुल मिलाकर नहीं था। तो सीआईडी जो पुलिस थी अंग्रेजों की, उसके लिए इसको वो लोग भी इसके कारण से इसमें घुसपैठ कर जाते थे आंदोलन में, कमजोरी के कारण से ही। अच्छे हथियारों की कमी, अच्छे हथियारों की कमी। तो विद्रोह सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखते थे क्रांतिकारी। तो हथियार तो बहुत ज़रूरी थे, अच्छे हथियार चाहिए थे। तो अंग्रेज़ों में डर का वातावरण बना दिया कि भारत छोड़कर वो चले जाएं, ऐसा वातावरण उन्होंने बना दिया भारत छोड़ने का अंग्रेज़ों के दिमाग में। तो इसके लिए उनको हथियार चाहिए थे। सशस्त्र क्रांति के लिए अच्छे हथियार होने चाहिए थे, अंग्रेज़ों से अच्छे चाहिए थे। लेकिन स्थिति इसके विपरीत थी। अंग्रेजों ने अच्छे हथियार के दम पर उनको पराजित कर दिया। हालांकि गदर आंदोलन के नेताओं ने जर्मनी से हथियार प्राप्त किए थे, परंतु वे असफल रहे थे। सरकार की दमन की नीति, दमन की जो नीति थी उसके बारे में क्रांतिकारियों के कार्यों को भांप लिया था। निष्कर्ष निकाल चुके थे कि यदि थोड़े से ही शक्तिशाली हो गए तो अंग्रेजों के लिए क्या बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। ये वो भांप चुके थे, उनको एहसास हो चुका था। इस धारणा पर अमल करते हुए उन्होंने क्रूरता से, पूरी निर्दयता से, तत्परता व माफ़ी न देने का रास्ता अपनाया। तुरंत कार्रवाई करते थे और कोई माफ़ी नहीं। ये उन्होंने तरीका अपनाकर सरकार केस बना देती थी, उस केस में ही आदमी उलझ कर मर जाता था, उसकी जीवन खत्म हो जाता था। किसी भी कीमत पर वो निकल ना सके। यातनाएं देना तो आम बात थी। काले पानी की सजा, मृत्युदंड, कारावास, इससे इनकी संख्या कम होती गई। कठोर जो ये सजाएं थी, तो आंदोलनकारी कम जुड़ते थे इसके कारण से, और जो जुड़ते थे वो भी कम हो गए। नेतृत्व का भी संकट आ जाता, जनता में आक्रोश उत्पन्न होता था कि, लेकिन साथ ही साथ भय और डर का वातावरण भी पैदा होता था। तो दमन चक्र ने कुल मिलाकर इनको उभरने नहीं दिया। छठा बिंदु, उपयुक्त तैयारी का अभाव। उचित तैयारी का या उपयुक्त तैयारी का अभाव। जिन विद्रोह के लिए उपयुक्त तैयारी की जरूरत होती है, जल्दबाजी में नहीं हो सकता। ये जल्दबाजी में करने का काम नहीं है। ये शुरुआती व्यक्तिगत क्रांतिकारियों की तो बात ही अलग थी। गदर आंदोलन में भी तैयारी का अभाव था। गदर में भी यही अभाव था। न तो तैयारी संगठन के स्तर पर थी, न ही विचारधारा, रणनीति और वित्तीय स्थिति को लेकर थी। केंद्रीय नेतृत्व भी जो है प्रभावशाली नहीं था, बल्कि था ही नहीं, सही ढंग से कहें तो।
जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकत भारत में अपनी पराकाष्ठा पर थी, तब बिना तैयारी के विद्रोह का आह्वान सफल नहीं हो सकता था। लेकिन इसकी असफलता से धर्मनिरपेक्ष देशभक्त राष्ट्रप्रेमियों की पूरी पीढ़ी को अंग्रेज खत्म करने में सफल हो गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कमजोरियां तो थी। निष्कर्ष क्या है? कमजोरियां तो थी, लेकिन जो त्याग और बलिदान इन लोगों ने किया, जो त्याग और बलिदान था इन क्रांतिकारियों का, बेकार नहीं गया। इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो मार्ग था उसको, काम को आगे जो है बढ़ाया। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना प्रेरणा देता था। लोगों के दिमाग से अंग्रेजी सत्ता का भय निकाला। सही कहा गया, देश उन शहीदों को याद करता रहेगा क्योंकि उन्होंने हमारे पौरुष का स्वाभिमान वापस लौटा दिया। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम द्वितीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी ही इंट्रोडक्शन तो कर ही लेते हैं। अभी हम प्रथम चरण को पढ़ रहे थे। आपने इसमें क्रांतिकारियों का जो मूल्यांकन किया, पहली जो बिंदु था वो जनता का सहयोग न मिलना, क्रांतिकारियों की आर्थिक स्थिति, केंद्रीय संगठन का अभाव, अच्छे हथियारों की कमी, दमन नीति, उपयुक्त तैयारी का अभाव। ठीक है कि आंदोलन में कमजोरियां थी, लेकिन जो बलिदान और त्याग उन्होंने किया वो बेकार नहीं गया। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। इस दूसरे चरण में क्या विशेषता थी, इसमें क्रांतिकारियों ने क्या काम किए। 1920 का जो दशक था, इसमें दूसरा चरण सामने आता है। 1900 जो है हमने पढ़ा कि कैसे आंदोलन चला। 1918 में वो ख़त्म हो गया था। काफ़ी क्रांतिकारी शहीद हुए, जेल चले गए। ठीक है, मांटेग्यू, चोम्स्फोर्ड सुधार भी आए। काफ़ी क्रांतिकारियों को उसके कारण से रिहा भी किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भी चलता है। सारी चीज़ें ये चलती हैं, लेकिन जब वो वापस ले लिया जाता है तो एक निराशा आती है। तो फिर दोबारा से जो है अहिंसात्मक तरीकों से मोहभंग हो जाता है। एक नई पीढ़ी खड़ी होती है जो अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने का जो है दम भरती है। तो उससे फिर जो है एक नया रास्ता निकलता है, और उस रास्ता, वही रास्ता क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण है, जिसकी तरफ फिर युवा आकर्षित होते हैं और नवयुवक एक नई विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण को उठाने के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, क्यों ये दूसरा चरण चला। पहला तो बिंदु तो है क्रांतिकारी आंदोलनों की पृष्ठभूमि। क्रांतिकारी आंदोलनों की पृष्ठभूमि जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये पृष्ठभूमि ही है। पिछला तो प्रथम चरण था, पृष्ठभूमि ही तो है। इस सारे को आपने पढ़ना है। दूसरा बिंदु आपको ध्यान होगा, जब हमने असहयोग आंदोलन को पढ़ा था, असहयोग आंदोलन की वापसी, उससे एक विशेष निराशा समाज में आती है, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण है, उसी समय रूसी क्रांति होती है। रूसी क्रांति जिसको बोल्शेविक दल के नेतृत्व में हुई थी, उसको कई लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। पूरी दुनिया को प्रभावित इस क्रांति ने किया था, तो भारत भी प्रभावित हुआ। ठीक है, तो एक नई आशा, मजदूर किसान को संगठित करके जो है अंग्रेजी राज को ख़त्म किया जाए, ऐसी आशा इस क्रांति से जगी थी। इसको भी आप थोड़ा डिटेल में स्वयं पढ़ लेंगे। फिर चौथा है मजदूर वर्ग, जो पीछे हमने पढ़ा था मजदूर किसान वर्ग नहीं जुड़ा था, तो मजदूर वर्ग के भी आंदोलन होते हैं। खासकर जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ घटनाएं घटती हैं, वो कारण होता है मजदूर वर्ग के आंदोलनों का। ट्रेड यूनियन जो है काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है। एटक एक संगठन बना था 1920 में,
इसी वर्ष के प्रथम 6 माह में मजदूरों की 200 हड़ताल होती है। 20 लाख मजदूर इस हड़तालों में भाग लेते हैं। 200 हड़ताल। इसके बाद 5वां जो बिंदु है आपका वह है साम्यवादी समूह से संबंध। तीसरा चौथा बिंदु जो है कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, इनकी भाषा लैंग्वेज एक ही है, इनको आप देख लेंगे। एक एक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। 1925 में भारत में सीपीआई 1925 में भारत में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत साम्यवादी दल का गठन हो चुका था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध था। क्रांतिकारियों तथा इन साम्यवादियों ने नौजवान भारत सभा में मिलकर काम किया। नौजवान भारत सभा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी में परस्पर संपर्क रहा। इलाहाबाद और कानपुर में भी इनका निकट का संपर्क था। तो ये संगठन इस तरह से मिलजुल कर काम करता रहा। तो साम्यवादियों का जो विचारों का प्रभाव है इनके ऊपर भी पड़ता है। तो विशेष रूप से हम अगली वीडियो में तो पढ़ेंगे भगत सिंह व उनके साथियों की विचारधारा। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें भगत सिंह के संदर्भ में ही इस पाठ का विशेष महत्व है, तो इसको हम थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़ेंगे विचारधारा को। कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई समस्या ना रहे।